एक सवाल जो शायद सबके मन में कभी ना कभी आता है कि कामयाबी आखिर आती कहाँ से है। क्या ये हमारे जीन्स में लिखी होती है या फिर किसी सिस्टम का नतीजा है। भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग चीज़ों को चुटकियों में समझ लेते हैं और दूसरों को मतलब थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। लोग जी जान से मेहनत करते हैं फिर भी एवरेज ही रह जाते हैं। तो क्या ये बस प्रैक्टिस की कमी है या फिर हमारे दिमाग की वायरिंग ही पहले से फिक्स है। चलिए इस सवाल की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। क्या किसी का सरनेम या जाति उसके आईक्यू को तय कर सकती है। अब ये सवाल सुनने में ही बड़ा विवादास्पद लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास है जिसे अक्सर सबूत के तौर पर पेश भी किया जाता रहा है। तो देखिए, बात है 1944 की। भारत में एक बड़ा ही विवादास्पद आईक्यू टेस्ट किया गया और इसके नतीजे कुछ ऐसे थे। ब्राह्मणों का स्कोर 102, क्षत्रियों का 101, वैश्यों का 99 और शूद्रों का 95। और हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी कुछ लोग इसी पुराने डेटा का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए करते हैं कि समाज में ये जो ऊंच नीच का ढांचा है ना, वो एकदम नेचुरल है, मतलब जेनेटिक है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं दावों की परत दर परत पड़ताल करेंगे। हम जाति और आईक्यू के सवाल से शुरू करेंगे, फिर उस तथाकथित विज्ञान को देखेंगे जो इस ऊंच नीच को सही ठहराता है। इसके बाद जेनेटिक थ्योरी की कमियों को उजागर करेंगे, फिर समझेंगे कि पर्यावरण का मैट्रिक्स क्या होता है, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि कोई अपनी सफलता खुद कैसे डिजाइन कर सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो पहली नजर में सामाजिक हैसियत और कामयाबी के बीच एक मजबूत कनेक्शन दिखाते हैं। अगर आज के डेटा को देखें तो ऊंची जाति के लोग ज्यादातर व्हाइट कॉलर और सरकारी नौकरियों में हैं, जबकि निचली जाति के लोग ज्यादातर मजदूरी या शारीरिक श्रम वाले कामों में लगे हैं। संपत्ति के मामले में भी फासला बहुत बड़ा है। देश की 40% दौलत टॉप 1% लोगों के पास है और नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 5 से 6%। यहाँ तक कि मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, जैसे यूपीएससी, पिछले 5 सालों में 3 बार टॉपर्स ब्राह्मण जाति से थे। तो सवाल यही उठता है, क्या ऊंची जाति वाले इसलिए आगे हैं क्योंकि वो जेनेटिकली ज्यादा स्मार्ट हैं? अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि कैसे इतिहास में इन आंकड़ों को विज्ञान का चोला पहनाकर सही ठहराने की कोशिशें हुईं। इसकी शुरुआत हुई 1839 में, जब एक अमेरिकी डॉक्टर सैमुअल मॉर्टन ने दुनिया भर से 100 से ज्यादा खोपड़ियां इकट्ठी की और दावा किया कि खोपड़ी का साइज ही इंटेलिजेंस का पैमाना है। उनका कहना था कि गोरे लोगों की खोपड़ी सबसे बड़ी होती है और अश्वेत लोगों की सबसे छोटी। फिर सालों बाद 1994 में द बेल कर्व नाम की एक बेहद विवादास्पद किताब आई, जिसने इस आग में और घी डाल दिया। इस किताब का मेन पॉइंट ये था कि आईक्यू 50 से 80% तक तो जेनेटिक होता है और ज्यादातर फिक्स्ड होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। और इसी वजह से समाज अपने आप ही एक हाई आईक्यू वाले एलीट क्लास और एक लो आईक्यू वाले निचले क्लास में बंट जाता है। और ये कोई हवाई बात नहीं थी, इसे हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने साइंटिफिक डेटा के साथ पेश किया था। लेकिन फिर विज्ञान ने ही कुछ ऐसी खोजें की जिन्होंने इस पूरी जेनेटिक थ्योरी की नींव ही हिलाकर रख दी। चलिए अब उन दरारों को देखते हैं जहां से सच बाहर आने लगा। जेनेटिसिस्ट रिचर्ड लेवोनिंटन ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पाया कि इंसानों में 90% तक जेनेटिक फर्क एक ही आबादी के अंदर होता है। अलग अलग महाद्वीपों पर रहने वाले लोगों के बीच सिर्फ 10% का जेनेटिक फर्क होता है। इसका मतलब ये है कि 2 अफ्रीकी लोग जेनेटिकली एक दूसरे से ज्यादा अलग हो सकते हैं, बजाय एक अफ्रीकी और एक यूरोपियन के। और नतीजा, नस्ल बायोलॉजिकली शायद है ही नहीं। और फिर एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जेम्स फ्लिन ने नोटिस किया कि 1900 के बाद से हर दशक में पूरी दुनिया में एवरेज आईक्यू स्कोर 3 पॉइंट बढ़ रहा था। इस चीज को फ्लिन इफेक्ट का नाम दिया गया। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर आईक्यू 50 से 80% जेनेटिक और फिक्स्ड है, तो फिर पूरी दुनिया इतनी तेजी से ज्यादा होशियार कैसे हो रही है? भाई जीन्स तो इतनी तेजी से बदलती नहीं है। ये कोई छोटा मोटा विरोधाभास नहीं था, ये तो एक टाइम बॉम्ब था जो पूरी जेनेटिक इंटेलिजेंस थ्योरी के नीचे लगा हुआ था। और जब वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाया तो एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आई। एक ऐसी सच्चाई जो ज्यादातर लोगों को नजर ही नहीं आती है। अब हम बात करेंगे उस छिपे हुए सिस्टम की जिसे स्रोत में पर्यावरण का मैट्रिक्स कहा गया है। इस मैट्रिक्स को आप
प्रोबेबिलिटी आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। ये दरअसल पोषण, शिक्षा और सोशल नेटवर्क जैसे कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक सिस्टम है। ये सिस्टम मिलकर किसी भी इंसान की कामयाबी की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा या घटा देता है, और इसका उसकी जेनेटिक काबिलियत से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, इस पूरी कड़वी सच्चाई को एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, राहुल, राज और रोहन। तीनों की उम्र, शहर, यहाँ तक कि जेनेटिक पोटेंशियल सब कुछ लगभग एक जैसा। लेकिन आज राहुल की सैलरी है 1.5 लाख, राज की 50,000 और रोहन की बस 22,000। कैसे इतना बड़ा फर्क आया कहाँ से? चलिए इसी को समझते हैं। कहानी शुरू होती है जन्म से ही। राहुल एक अमीर परिवार में पैदा हुआ। उसे बेहतरीन खाना और टेंशन फ्री माहौल मिला। 3 साल का होते होते उसने अपने हम उम्र गरीब बच्चे से 3 करोड़ ज्यादा शब्द सुन लिए थे। हर नया शब्द दिमाग में एक नया न्यूरल कनेक्शन बनाता है, जो आगे चलकर इंटेलिजेंस की नींव बनता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, जहां कुपोषण और तनाव आम बात थी। 3 साल की उम्र में उसकी पूरी वोकैबुलरी ही सिर्फ 300 शब्दों की थी। फिर आता है स्कूल का नंबर। राहुल एक एलीट स्कूल में गया, जहां हर बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता था। रोहन एक नगर पालिका के स्कूल में, जहां 70 बच्चों पर एक टीचर था, जो वो भी अक्सर गायब रहता था। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सिर्फ स्कूल की क्वालिटी में फर्क होने से ही 15 IQ पॉइंट्स का गैप आ सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और फिर आता है सामाजिक पहचान का दबाव। एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कम आय वाले स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को बोला गया कि ये उनकी इंटेलिजेंस का टेस्ट है। जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने बहुत खराब परफॉर्म किया। लेकिन जब दूसरे ग्रुप को बोला गया कि ये तो बस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज है, तो उनका परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया रहा। इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप थ्रेट। जब दिमाग पर ये डर हावी हो जाता है कि वो एक नेगेटिव धारणा को सच साबित कर देगा, तो परफॉर्मेंस अपने आप गिर जाता है। अब जरा पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं। अगर हम जन्म के माहौल, शुरुआती वोकैबुलरी, स्कूलिंग, सामाजिक पहचान और नेटवर्क, इन सबको एक मल्टीप्लायर की तरह देखें, तो राहुल का स्कोर पहुंच जाता है 4500, राज का 756 और रोहन का सिर्फ 100। सोचिए जरा, तीनों ने शुरुआत एक ही जेनेटिक पोटेंशियल से की थी। तो ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, और ना ही ये जेनेटिक्स का कमाल था। ये तो एक सिस्टमैटिक, मतलब एक पूरे डिजाइन किए हुए प्रोबेबिलिटी आर्किटेक्चर का नतीजा था। एक ऐसा सिस्टम जिसने एक को तो कई गुना आगे बढ़ा दिया, दूसरे को लिमिट कर दिया, और तीसरे को तो समझो जन्म से पहले ही रोक दिया। तो हम जो नतीजा देखते हैं ना, वो असल में मेरिट नहीं है, वो तो सीधा सीधा गणित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तक हमने सिर्फ समस्या को समझा है, अब वक्त है समाधान की इंजीनियरिंग पर बात करने का। क्या इस सिस्टम को बदला जा सकता है? स्रोत का तर्क है कि ये जो प्रोबेबिलिटी आर्किटेक्चर है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से समझा जाए, तो इसमें मौजूद कमियों को ढूंढकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ आंख बंद करके मेहनत करने की बात नहीं है, बल्कि उन मल्टीप्लायर्स को पहचानने और बनाने के बारे में है जो आपकी सफलता को डिजाइन करते हैं, जैसे सही नेटवर्क बनाना या नई स्किल्स सीखना। राहुल का जो आर्किटेक्चर था, वो उसके पिता ने बनाया था, वो भी अनजाने में। वो तो बस जन्म का एक नतीजा था। लेकिन आज की पीढ़ी शायद पहली ऐसी पीढ़ी है जो सोच समझकर सचेत रूप से अपनी सफलता का आर्किटेक्चर खुद डिजाइन कर सकती है। तो सवाल यही है कि अगर अब तक किसी की सफलता का सिस्टम सिर्फ उसके जन्म का नतीजा था, तो अब वो अपने लिए जानबूझकर